नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार आपके अपने YouTube चैनल राजकुमार नॉलेज पॉइंट में एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, ये हम जो क्लास होने वाली है हमारी ईवीएस की, जो ईवीएस का प्रीवियस ईयर पेपर है, ईवीएस का प्रीवियस ईयर पेपर, और ये 2014 का है। 2014 सितंबर 2014 का पेपर है ये हमारा सीटेट का। सीटेट का ये कौन सा है दोस्तों? हमारा सितंबर 2014 का प्रीवियस ईयर पेपर है। तो दोस्तों आज हम इसको सॉल्व करेंगे। और अब हम क्या करेंगे दोस्तों, लगातार प्रीवियस ईयर पेपर की भी कंटिन्यू सीरीज भी चलेगी, और एनसीईआरटी की जो सीरीज तो कंटिन्यू चल ही रही है। आप जाकर के प्ले लिस्ट में से देख सकते हैं, हमारी इन्वायरमेंट की भी चल रही है, और साइंस की भी चल रही है, ज्योग्राफी की भी चल रही है। तो हमारे प्लेलिस्ट में से जाकर आप सारी की सारी वीडियोस वॉच कर सकते हैं। तो दोस्तों, एनसीईआरटी सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट होती है, क्योंकि सीटेट में जो भी पूछा जाता है सारा का सारा एनसीईआरटी की बुक से ही पूछा जाता है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, प्रीवियस ईयर पेपर को भी कंप्लीट करते हुए चलेंगे, और साथ साथ हम एनसीईआरटी की बुक को भी लगातार कंटिन्यू करते हुए चलेंगे। तो सभी चीज को ध्यान में रखा जाएगा। तो इसलिए दोस्तों आज क्या करेंगे हम, ये एक प्रीवियस ईयर पेपर है, इसको हम सॉल्व करेंगे सितंबर 2014 का। और इसी प्रकार से हम कंटिन्यू सभी जितने भी पेपर हुए हैं सीटेट में, सभी को कंटिन्यू सीरीज को चलाएंगे, और सभी को क्या करेंगे दोस्तों, कवर करेंगे, और एनसीईआरटी को भी पूरा कवर करेंगे। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो दोस्तों लगातार वीडियो में बने रहना, स्किप मत कीजिएगा बिल्कुल भी। और आप सभी से प्लीज एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो हमारे पुराने साथी हैं या जो हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, जो हमारे नए साथी हैं, प्लीज आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हमारी फैमिली को भी ज्यादा बड़ा करने में अपना सहयोग दें, अपना योगदान दें। बस आपसे सभी से यही छोटी सी रिक्वेस्ट है। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देरी ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, कांसा यानी कि ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज दो धातुओं का मिश्रण है। ये धातुएं हैं, ये धातुएं कौन कौन सी हैं, किस किस से ये कांसा बना हुआ है, ये ब्रॉन्ज बना हुआ है। तो किस किस से बना हुआ है दोस्तों, ये हमारा बना हुआ है कॉपर और टीन से। कॉपर और टीन से यानी कि तांबा और टीन से। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 62। तो 62 क्या है दोस्तों, 62 हमारा निम्नलिखित समूहों में से उस समूह को चुनिए जिससे खाना पकाने के तरीके ढंग दिए गए हैं। तो किस किस चीज से खाना पकाने के ढंग दिए गए हैं, तो इसमें से आपको छांट करके बताना है कौन सा है। तो देखिए, ये सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ए ग्रुप दैट कंप्राइज ऑफ मेथड ऑफ कुकिंग फूड। तो दोस्तों कौन सा है इसमें, देखिए हमारा ऑप्शन 4 ठीक होगा, सेक कर, तल कर, भून कर। बेकिंग फ्राइंग एंड रोस्टिंग। और इसमें कौन सा होगा दोस्तों, हमारा दूसरा सही होगा, कॉपर एंड टीन। देखिए अगला देखते हैं 63 क्वेश्चन। तो माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन चुनिए। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट माउंट एवरेस्ट के बारे में। तो देखिए दोस्तों, यह जम्मू कश्मीर का भाग है, और इसकी चोटी की ऊंचाई कितनी है, 8900 मीटर है। यह नेपाल का भाग है। तो दोस्तों ये नेपाल का भाग है, और इसकी चोटी कितनी है, इसकी चोटी की ऊंचाई 8900 मीटर है। यह भारत का भाग है। तो ये दोस्तों माउंट एवरेस्ट हमारी भारत में नहीं है, और ना ही ये जम्मू कश्मीर में है। तो आपको इस तरीके से क्या है, ऑप्शन को छांटना है। और यह तिब्बत का भाग है, और इसकी चोटी कितनी है, 9850 मीटर। तो हमारा ये भी गलत है। तो दोस्तों ये हमारा ऑप्शन ठीक है, यह नेपाल का भाग है, और इसकी चोटी की ऊंचाई कितनी है, 8900 मीटर। तो दोस्तों ये भी थोड़ा सा रॉन्ग है, क्योंकि ये अप्रोक्स में दिया हुआ है। ये कितना दिया हुआ है दोस्तों, अप्रोक्स में दिया हुआ है, लेकिन इसकी जो एक्चुअल जो ऊंचाई है वो कितनी है हमारी, 9848 मीटर। कितनी है दोस्तों, 9848 मीटर इसकी ऊंचाई है, 9848 मीटर। तो इसका सेकंड आंसर ठीक है। देखिए ये, इट इज ए पार्ट ऑफ नेपाल एंड द
हाइट ऑफ इट्स कितनी है, पीक की इस चोटी की ऊंचाई कितनी है दोस्तों, 8,900। तो देखिए अगला देखते हैं आगे क्या है। रेगिस्तानी ओक 64वां। रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन के भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाएं। इस पेड़ की जड़ों की गहराई उस पेड़ की ऊंचाई की लगभग कितनी होती है दोस्तों, 30 गुना होती हैं। कितनी होती है दोस्तों, उस पेड़ की जो पेड़ होता है और उसकी जड़ें होती हैं उससे 30 गुना ज्यादा होती हैं। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है, राजस्थान में, अबू धाबी में, ऑस्ट्रेलिया में और रूस में। तो दोस्तों बहुत ही ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। तो ये कहाँ पाया जाता है दोस्तों, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है दोस्तों, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो देखिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई रेलगाड़ी, देखिए कोई रेलगाड़ी गांधीधाम से 16 जुलाई 2014 को प्रातः यानी कि मॉर्निंग में 5:15 बजे स्टेशन छोड़कर 18 जुलाई 2014 को प्रातः यानी कि सुबह मॉर्निंग में ही 4:45 बजे नागरकोइल स्टेशन पर पहुंचती है। तो दोस्तों इस प्रकार का हमारा एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, एक क्वेश्चन हमारा इस टाइप का पूछा जाता है। तो आपको इसको अच्छे से तैयार कर लेना है, इसको अच्छे से देखना है। तो रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी तो कितनी की है, डिस्टेंस कितना दोस्तों हमारा 2649 किलोमीटर। इस रेलगाड़ी की औसत चाल किलोमीटर घंटा में लगभग है। लगभग पूछिए दोस्तों कितनी, लगभग। तो हमारी औसत चाल कितनी होती है दोस्तों, स्पीड इजिकल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। इसका फॉर्मूला क्या है दोस्तों, स्पीड इजिकल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो देखिए ये कब चली थी, ये 16 जुलाई को चली थी दोस्तों। कब चली थी ये हमारी, 16 जुलाई को, 16 जुलाई और 2014 को। और ये पहुंची कब थी, ये पहुंची थी दोस्तों हमारी 18 जुलाई में। ये कब पहुंची थी दोस्तों, 18 जुलाई 2014 में पहुंची थी। और ये टाइम क्या था, इसका टाइम था हमारा इसका 5:15। और ये पहुंची कब थी दोस्तों, 4:45 पर, 4:45 पर। तो देखिए एक तो 16 ये हो गया, 16 से 17 पहुंची थी, तो यानी कि 24 घंटे तो 17 तक हो गए। और ये फिर उसके बाद 17 से फिर 18 पे पहुंची थी, 17 से 18 जुलाई को पहुंची थी। और ये इसमें भी कब पहुंची थी, मान लो हमारे 5:15 पे ही पहुंची थी। तो इसमें कितने हो गए दोस्तों, 24 घंटे और जोड़ गए, 24 घंटे और जोड़ गए। तो ये जब 24 घंटे जुड़ गए तो ये कब तक का टाइम है दोस्तों, ये हमारा 24 घंटे का जो है वो 5:15 का टाइम है। लेकिन वो पहुंची कब थी, वो पहुंची थी कितना, आधा घंटा पहले पहुंची थी। तो दोस्तों कितना पहुंची थी वो 4:45 पर, यानी कि आधा घंटा पहले पहुंची थी। तो 24 दूनी 48, 24 दूनी 48। तो दोस्तों 48 में से माइनस के हाफ कर देना है, माइनस के हाफ कर देना है। तो कितना बचा, वो 47.5 बचा। तो दोस्तों कितना बचा, 47.5 घंटे बचा। तो इसमें देखिए दूरी कितनी है हमारी, 2649 की। और स्पीड निकालनी है ना हमें, तो टाइम कितना लगा दोस्तों, 47.5 का हमें टाइम लगा। तो इसकी जो दूरी है, दूरी कितनी आ जाएगी दोस्तों, इसकी दूरी अप्रोक्स में आ जाएगी, देखिए वो ये आ जाएगी 55.76 घंटा। अगर जो इसको पूरा काटोगे पीटोगे तो इसकी दूरी आ जाएगी 55.76 घंटा, 55.76। तो जो हमारा 5 से ऊपर पॉइंट के बाद होता है तो हमको उसको क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। 55.76 घंटा, तो उसको क्या मान लेते हैं दोस्तों, 1 मान लेते हैं। तो इसमें कितने घंटे हो गए, लगभग 56 घंटे हो गए। तो 56 घंटे किधर दे रखे हैं, तो 56 घंटे हमारे ऑप्शन 2 में दे रखे हैं। तो आपको दोस्तों ये समझ में आ गया होगा। 16 जुलाई को चली थी, 18 जुलाई को वो पहुंची है, यानी कि 16 से 17 तक उसने टाइम लिया था, 5:15, यानी कि 17 को पहुंची 5:15 पर, 24 घंटे फिर वो हो गए। 17 से फिर 18 लगाओगे, फिर 5:15 पे, तो कितने हो गए दोस्तों हमारे, 24 घंटे हो गए। और 24 घंटे में वो 5:15 पे ना पहुंचकर वो कितने पे पहुंची थी, वो
45 मिनट, यानी कि 15 आधा घंटा पहले पहुंच गई थी। तो 24 में से हम आधा घंटा घटा देंगे तो हमारे कितने बचे, तो 24 दूनी 48, 48 में अगर जो आधा घंटा घटा देंगे तो कितने बच जाएंगे, वो हमारे 47.5 घंटा बच जाएंगे। और डिस्टेंस अगर जो हमें स्पीड निकालनी है तो स्पीड का क्या फॉर्मूला है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा पूछा ही पूछा जाता है, आप इसको अच्छे से याद रखना। तो आगे चलते हैं, देखिए 66वां क्वेश्चन क्या है हमारा, बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुबनी पाल बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी है। तो दोस्तों ये सारा का सारा क्या है, हमारा एनसीईआरटी में दे रखा है। एनसीईआरटी की हमने 2 क्लास कर ली है, और जिसने भी वो हमारी एनसीईआरटी की क्लास नहीं देखी है तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, पहले वो एनसीईआरटी की बुक की क्लास भी जरूर देख लें। और हम आगे की जो एनसीईआरटी की बुक है सारी की सारी, तीनों की तीनों बुक जो है 3rd, 4th और 5th सभी को हम कवर करेंगे, अच्छे से सभी को अच्छे से कवर करेंगे। और हम प्रीवियस ईयर को भी कवर करते हुए चलेंगे, जिससे कि 30 में से हम कम से कम ज्यादा नहीं तो 28-29 नंबर तो हर एक किसी के आने चाहिए। 28-29 नंबर तो हर एक किसी का टारगेट होना ही होना चाहिए। अगर जो आपने ये कर लिया ना, अगर जो आपने ये प्रीवियस ईयर पेपर पूरे कर लिए और एनसीईआरटी कर ली, तो दोस्तों आपको 28 और 29 से नीचे तो कोई भी नहीं रोक सकता। ये मैं लिखकर आपको सभी को दे सकता हूँ, आपके 28 और 29 नंबर से नीचे नहीं आ सकते। 30 तो और 30 भी आ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। 30 भी क्योंकि बहुत ही आसान पेपर आता है। तो बिहार राज्य के देखिए दोस्तों, बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी है दोस्तों, वो है हमारी अक्टूबर से दिसंबर। अक्टूबर से दोस्तों कौन सी है, दिसंबर की है। देखिए आगे चलते हैं, ये खेजड़ी वृक्ष, ये भी क्या है हमारा एनसीईआरटी की बुक से ही है। खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन को चुनिए। देखिए यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। यह वृक्ष कहाँ पाया जाता है दोस्तों, रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। जब रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है तो दोस्तों इसको जल की आवश्यकता कम ही होती है, कम ही होती है। ये छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं, बिल्कुल सही है। यह अपने तने में जल एकत्रित करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं, बिल्कुल गलत है। ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऐसा वृक्ष कौन सा है दोस्तों, वो रेगिस्तानी ओक है। रेगिस्तानी ओक है जिसमें से तो क्या करते हैं लोग बाग, पाइप डालकर पानी को उसमें से निकालते हैं। तो वो कौन सा रेगिस्तानी ओक है। तो इसमें कौन से सही हो जाएंगे, ए बी सी। ए बी सी, तो देखिए ए बी सी किस में है, हमारे फर्स्ट ऑप्शन में है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन फिर राइट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन दोस्तों राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको पहले गलतों को छांटना है, उसके बाद सही को। अगर जो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। देखिए 68वां क्वेश्चन, हाथियों के विषय में नीचे दिए गया कौन सा कथन सही है। हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कथन कौन सा सही है। हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करते हैं, बिल्कुल गलत है। हाथी क्या है दोस्तों, बहुत कम आराम करना पसंद करते हैं, बहुत कम आराम करना पसंद करते हैं। हाथ देखिए अगला क्या है, 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल होता है। अगला क्या है, वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से भी अधिक पत्ते और झाड़ियां खा सकता है। तो ये बिल्कुल गलत है। और ये हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोता है, ये भी गलत है। अगला बचा क्या हमारा, 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्य लगभग 2 क्विंटल होता है। तो बिल्कुल ये राइट आंसर है। तो दोस्तों जो हमारे 3 महीने के बच्चे, हाथी का बच्चा जो होता है उसका भार जो सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल होता है, लगभग 2 क्विंटल होता है। तो इसका ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। अब देखिए नीचे चलते हैं, 69वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नीचे दिया गया पैराग्राफ पढ़िए, नीचे दिया गया पैराग्राफ पढ़िए जिसे गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है, अपने घर के विषय में लिखा है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन में बहुत ज्यादा घर के बारे में पूछे जाते हैं कि ये घर कहाँ पे बना हुआ है, ये घर कहाँ है, ये इस टाइप का घर किधर है। तो ये सारे के सारे हमारे एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन है। ये सारा सब कुछ क्या है दोस्तों, हमारा एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, एनसीईआरटी को ही कवर कर रहे हैं, एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं। और ये हम प्रीवियस ईयर भी कवर कर रहे हैं, जिससे कि आपको
आइडिया लगता रहे, जिससे आपको सब कुछ तैयारी होती रहे और एनसीईआरटी की बुक को भी हम कवर लगातार करते रहें। देखिए, मैं गांव से आया हूँ, हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फुट यानी कि 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया गया है। ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। यह गांव होना चाहिए। तो ये गांव कहाँ पर है दोस्तों? ये असम के गांव में होता है। ये असम में होता है, जो कि क्या होते हैं दोस्तों? मजबूत बांस के मजबूत बांस होते हैं, मजबूत बांस के खंभे होते हैं, उन पर क्या बनाया जाता है दोस्तों? घर बनाया जाता है। उन पर क्या बनाया जाता है दोस्तों? घर बनाए जाते हैं। अब देखते हैं आगे। देखिए, ब्रेल लिपि में 70वां क्वेश्चन, ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। यह लिपि आधारित है। यह लिपि कितने आधारित है दोस्तों? यह 6 बिंदुओं पर आधारित है। यह कितने बिंदुओं पर आधारित है दोस्तों? ये 6 बिंदुओं पर आधारित है। ब्रेल लिपि नेत्रहीनों के पढ़ने के लिए है। ये किसके लिए है दोस्तों? ये नेत्रहीनों के लिए है। नेत्रहीनों के लिए, जिसके नेत्र क्या है दोस्तों? जिसको चमकाई नहीं दिया जाता है, तो वो क्या करते हैं दोस्तों? हाथ फिराकर, हाथ को जो बिंदु होते हैं, जैसे इस प्रकार का कोई होता है, इस तरीके से ये बिंदु उभरे हुए होते हैं। ये इस तरीके से बिंदु उभरे हुए होते हैं और इन पर हाथ टच किया जाता है और उससे क्या करते हैं? वो पढ़ाई करते हैं। नेत्रहीन जो बच्चे होते हैं, इस तरीके से वो पढ़ाई करते हैं। इसे स्पर्श करके लिखने व पढ़ने में क्या किया जाता है दोस्तों? प्रयोग किया जाता है। इसका आविष्कार किसने किया था? इसका आविष्कार किया था जो फ्रांस के हमारे लेखक थे, लुईस ब्रेल। कौन थे दोस्तों? फ्रांस के लेखक थे। कहाँ के थे दोस्तों? फ्रांस के लेखक थे। कौन थे? लुईस ब्रेल। लुईस ब्रेल, ये हमारे किसने किया था दोस्तों? ये लुईस ब्रेल ने किया था। और इस कब किया था दोस्तों? ये 1821 में किया था। कब किया था? 1821 में इसका आविष्कार किया था हमारे लुईस ब्रेल जी ने। अब देखिए आगे चलते हैं। 71वां क्वेश्चन है हमारा। ये हमारा क्या हो गया दोस्तों? 6 पॉइंट। अब देखिए 71वां, निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? तो दोस्तों क्या कर सकता है? अपनी गर्दन को लगभग पीछे तक घुमा सकता है। वो कौन सा है? वो हमारा जानवर है उल्लू। तो दोस्तों इसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। एक तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है, तो इसका आंसर तो हो गया उल्लू। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि एक झटके में कैसा दोस्तों? झटके में अपनी गर्दन को पीछे, काफी हद तक पीछे में कौन मोड़ सकता है? तो वो कौन है दोस्तों? वो हमारी मैना है। वो कौन है दोस्तों? वो मैना है। आपको इन दोनों को याद रखना है। जो काफी हद तक गर्दन को पीछे तक मोड़ सकता है वो तो हो गया हमारा उल्लू, और जो झटके में मोड़ सकता है वो हो गया हमारा मैना। झटके में कौन मोड़ सकता है दोस्तों? मैना मोड़ सकता है। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए हमारे अगला 72वां क्वेश्चन, हमारे देश के नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीजों जैसे टेपियोका और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में ही उगाते हैं और इन्हें इससे बने खाद का स्वाद बहुत अच्छा लगता है? तो ये हमारे कहाँ उगाए जाते हैं दोस्तों? ये हमारे केरल में उगाए जाते हैं। कहाँ पर दोस्तों? केरल में उगाए जाते हैं। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? केरल होगा। अगर आगे देखते हैं हम 73वां क्वेश्चन, कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयां लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने का सुझाव देता है। यह मरीज किस रोग से पीड़ित है? तो यह मरीज किससे है दोस्तों? ये हमारा एनीमिया से मरीज है। क्या है दोस्तों? हमारा एनीमिया। तो एनीमिया में क्या है दोस्तों? लोहे की कमी हो जाती है। जब किसी को रोग ये एनीमिया का रोग लग जाता है तो दोस्तों क्या हो जाता है? उसको लोहे की कमी हो जाती है, यानी कि आयरन की कमी हो जाती है। किसकी दोस्तों? आयरन की कमी जो हो जाती है। तो आयरन हमारा किस किस में पाया जाता है? गुड़ में, आंवला में और हरी पत्तेदार सब्जियों में क्या पाया जाता है दोस्तों? भरपूर आयरन पाया जाता है।
भरपूर लोहा पाया जाता है। और सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो हरी पत्तीदार में और आंवला में पाया जाता है। देखिए अब आगे देखते हैं 74वां क्वेश्चन, कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं, ये पक्षी कौन कौन से हैं? ये पक्षी दोस्तों कौन कौन से हैं? ये हमारे चील है, बाज और गिद्ध। तो ये कितनी हमारी लगभग हमसे 4 गुना अधिक दूरी तक एकदम सटीक तरीके से देख सकते हैं। इनकी बहुत ही नजर जो होती है बहुत ही एकदम चालाक तरीके से और बहुत ही पैनी होती है। तो ये कौन कौन से हैं? चील, बाज और गिद्ध हैं। देखिए आगे देखते हैं 75वां क्वेश्चन है हमारा, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित हैं। दिल्ली के, तो दिल्ली जो जैसे कि देखिए हमारा ये क्या है दोस्तों, ये हमारा भारत का नक्शा है दोस्तों। ये इस प्रकार से भारत का यूं समझ, कोई भी ज्यादा वो नहीं करना है क्योंकि हम एक को क्या करना है, सिर्फ क्वेश्चन समझना है। तो दोस्तों ये क्या है, हमारा भारत का नक्शा है। तो ये हमारी क्या है, यहाँ पर दिल्ली है हमारी, यहाँ पर क्या है दोस्तों, दिल्ली है। ये हमारी हरियाणा के पास, हमारी कहाँ है, हरियाणा के पास। तो देखिए फिर किससे पूछ रहा है कंपेरिजन, ये हमारी हिमाचल प्रदेश। तो हमारा हिमाचल प्रदेश कहाँ है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश हमारा इधर है। और हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल कहाँ पर है दोस्तों, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल यहाँ पर है। तो ये कहाँ, ये एक तो ये हमारा हो गया उत्तर में और ये हो गया दक्षिण में। तो देखिए उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व यानी कि उत्तर तो ये हो गया और उत्तर पूर्व ये इधर हो गया। और उत्तर ये इसमें तो देखिए दोनों के दोनों उत्तर ही उत्तर दे रखे हैं। तो दोनों क्या दे रखे हैं, दोनों नॉर्थ दे रखे हैं, दोनों के दोनों नॉर्थ। तो ये हमारा ये नॉर्थ में थोड़ी ना है, हमारा ये राजधानी जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश नॉर्थ में नहीं है दिल्ली की अपेक्षा। ये कहाँ पर है दोस्तों, ये हमारी साउथ में है। हमारी कहाँ पर है दोस्तों, हमारी साउथ में है। तो देखिए अब आगे देखते हैं, और ये दक्षिण पश्चिम और दक्षिण, देखिए इसमें दोनों के दोनों क्या दे रखे हैं, दक्षिण दे रखे हैं। तो हमारे दोनों दक्षिण में नहीं है। तो हमारे हिमाचल प्रदेश कहाँ है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश हमारा नॉर्थ में है। और देखिए दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम, तो हमारा ये क्या है दोस्तों, दक्षिण पूर्व। तो हमारा ये दक्षिण में नहीं है, हिमाचल प्रदेश को हमारे दक्षिण में उत्तर में दे रखा है। तो ये इस प्रकार से आपको छांट लेने हैं। तो ये तो अपना आप ही बिल्कुल ही रॉन्ग हो गए, इनका तो दूर दूर तक कुछ लेना देना ही नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो गया दोस्तों, हमारा थर्ड आंसर बिल्कुल राइट हो गया। थर्ड क्या हो गया दोस्तों, हमारा राइट आंसर हो गया। अब देखते हैं हम अगला, देखते हैं देखिए अगला क्या है दोस्तों हमारा, अगला क्वेश्चन ईवीएस संक्षेप में है। तो ईवीएस का संक्षेप में क्या नाम है? तो देखिए इसका क्या है, इन्वायरमेंटल स्टडीज, इन्वायरमेंटल स्टडीज। देखिए इसका क्या नाम है, हमारा इन्वायरमेंटल स्टडीज। इसका क्या हो, राइट आंसर 4 हो जाएगा। द एब्रीविएशन ईवीएस स्टैंड फॉर इन्वायरमेंटल स्टडीज। अब देखिए आगे देखते हैं 77 निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। देखिए कक्षा कक्ष में होने वाले अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया के साथ जोड़ा जाए, बिल्कुल राइट आंसर। तो आपको इस प्रकार से अगर जो कोई भी ऑप्शन मिल जाए कि विद्यालय के कक्षा को क्या करा जाए, बाहर की दुनिया से जोड़ा जाए, तो वो आंसर क्या होता है दोस्तों, बिल्कुल एकदम राइट होता है। वो क्या होता है दोस्तों, बिल्कुल एकदम राइट होता है। तो बिल्कुल एकदम बाहर को, जो कक्षा कक्षा होने वाले अधिगम को विद्यालय के बाहर भी जोड़ा जाए, जिससे कि जो हमारे छात्र हैं, जो हमारे जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, उनको बाहर की दुनिया की भी क्या है, जानकारी मिल सके, ना कि वो सिर्फ अपने विद्यालय में ही जानकारी, सिर्फ किताबों को ही रट के रह जाए। उनको बाहर का एनवायरनमेंट भी प्रदान किया जाए, जिससे उनको बाहर की सारी जानकारी भी मिल सके, सारी की सारी जानकारी बाहर की भी मिल सके। अब आगे देखते हैं, शिक्षक कक्षा कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करें। शिक्षक कक्षा कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करें, ये बिल्कुल गलत है। कड़े अनुशासन हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। तो बच्चों को क्या करना है दोस्तों, हमें कड़े अनुशासन में नहीं रखना है। कड़े अनुशासन में उनको रखोगे तो वो क्या हो जाएंगे, डिमोटिवेट हो जाएंगे और वो
अपने आप को बहुत ही मतलब कि गिल्टी महसूस करेंगे। वो क्या करेंगे, और वो सीखने के लिए जो अभिप्रेरित होते हैं वो अभिप्रेरित नहीं होंगे, और वो सबसे ज्यादा क्या हो जाएंगे, डिमोटिवेटिंग हो जाएंगे। तो इस प्रकार से क्या करना है दोस्तों, हमें कभी भी कड़ा अनुशासन छात्रों के प्रति नहीं करना है। देखिए, बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए अवश्य अभिप्रेरित करें। बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए अवश्य अभिप्रेरित करें, बिल्कुल राइट आंसर है। क्या करें दोस्तों, उनको बच्चों को बोले और उनको अभिप्रेरित करें, जितना वो क्वेश्चन कर सकते हैं, जितना वो प्रश्न पूछ सकते हैं, उतना ही क्या होगी दोस्तों, उनके माइंड की ब्रेन स्टॉर्मिंग होगी। क्या होगी दोस्तों, उनकी सृजनात्मकता बढ़ेगी। उनका जो कैपेसिटी है, जो माइंड की कैपेसिटी है, और उनका पूछने का जब पूछेंगे तो उनकी क्या है, उस पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी। पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी, जब पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी तो उनका मेंटल लेवल भी अलग तरीके का होगा, मेंटल लेवल भी अलग तरीके का होगा, और उनका पढ़ाई में भी मन लगेगा। पढ़ाई में क्या दोस्तों, उनका मन लगेगा। तो ये बिल्कुल अच्छा बढ़िया आंसर है, बिल्कुल सबसे अच्छा आंसर है। तो देखिए आगे देखते हैं, बच्चों को अपने निकटतम परिवेश से परिचित प्राप्त करने के लिए अवश्य अभिप्रेरित करें। जहां अभिप्रेरित आ जाए, जहां क्या आ जाए दोस्तों, मोटिवेटेड आ जाए, वो क्या हो जाता है दोस्तों, बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। चिल्ड्रन मस्ट बी इनकरेज्ड टू एक्सप्लोर देयर इमीडिएट इन्वायरमेंट। जहां भी क्या आ जाए दोस्तों, एक्सप्लोर आ जाए और इनकरेज आ जाए, वो क्या होते हैं दोस्तों, आंसर बिल्कुल राइट होते हैं। और ये क्लासरूम मस्ट बी लिंक देयर द लाइफ आउटसाइड द स्कूल, ये बिल्कुल राइट आंसर होते हैं। ये क्या होते हैं दोस्तों, ये हमारे टैग वर्ड होते हैं। इन टैग वर्डों को आपको याद करना है, तभी इसलिए बोला जाता है कि प्रीवियस ईयर पेपरों को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करना है, और ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से उनको सॉल्व करना है। सिर्फ ये नहीं कि हमने ये क्वेश्चन पढ़ लिए और उसके आंसर देख लिए, बस हो गया हमारा सॉल्व। तो इस प्रकार से नहीं करना है दोस्तों। अगर जो आप इस प्रकार से करोगे तो एग्जाम में क्या है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपको क्या करना है, क्वेश्चन अच्छे तरीके से पढ़ना है, चाहे आपको टाइम ज्यादा लगे, लेकिन अच्छे तरीके से पढ़ो, जो आप एक बार पढ़ लो और फिर वो आपको याद हो जाए। आप कभी भी उसको गलत नहीं कर सकते, आप उसको कभी भी गलत नहीं कर सकते। इस प्रकार से आपको रीड करना है, इस प्रकार से दोस्तों आपको रीड करना है। देखिए आगे चलते हैं, 78वां क्वेश्चन। आंचल अपनी कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा के अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले और कल्पना परक प्रश्न पूछती है। क्या पूछती है दोस्तों, गहन जांच पड़ताल वाले और कल्पना परक प्रश्न पूछती है। उसके द्वारा इस प्रकार करने का उद्देश्य सुधार करना है। तो इसका क्या उद्देश्य है, क्या सुधार करना है, अवलोकन ऑब्जर्वेशन कौशल में, संवेदनात्मक इमोशनल कौशल में, ऑब्जर्वेशन इमोशनल एंड थिंकिंग कौशल, और क्या है, स्पीकिंग संबंधी कौशल में, यानी कि स्पीकिंग स्किल में। तो दोस्तों क्या करना है, जब वो क्या करती हैं, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, थिंकिंग स्किल में। यानी कि जब गहन जांच पड़ताल और कल्पना परक, जब क्या करते हैं, कल्पना परक, यानी कि क्या है, वो इमेजिनेटेड करते हैं, जो इमेजिन करते हैं और कल्पना परक करते हैं, तो दोस्तों उससे क्या होता है, चिंतन मनन होता है। चिंतन मनन होता है, उनसे चिंतन करते हैं और नए नए क्वेश्चन और नए नए जो आंसर होते हैं, नए नए वर्ड होते हैं, उनको क्या है, वो सोचते हैं, उनकी कल्पना करते हैं। तो इसलिए उनको क्या है, चिंतन कौशल में सुधार करना। इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर ठीक हो जाएगा, आंसर ठीक हो जाएगा। देखिए अब 79 में देखते हैं। देखिए 79 क्वेश्चन, 79 क्या है, कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को हमारे दोस्त पक्षी प्रकरण पर जाते समय नालिनी नीचे दी गई पद्धति का प्रयोग करती है, देखिए क्या पद्धति है, पक्षियों पर आधारित वृत्त चित्र दिखाना, और ख दे रखा है हमारा विभिन्न पक्षियों की तस्वीरों वाले चार्ट का प्रयोग करना और संक्षेप में उसका वर्णन करना। क्या करना दोस्तों, चार्टों को और तस्वीरों को दिखाना और उनका संक्षेप में वर्णन करना। और फर्स्ट क्या है, पक्षियों पर आधारित वृत्त चित्र दिखाना, पक्षियों पर आधारित वृत्त चित्र दिखाना। और ग दे रखा है शिक्षार्थियों को नजदीक के पार्क में ले जाना और उनसे पक्षियों को ध्यान से देखने के लिए कहना। अब देखिए आगे क्या है, नालिनी किस प्रयोजन के लिए सीखने के विभिन्न उपागमों का प्रयोग कर रही है, देखिए क्या है,
अपनी पाठ्य योजना का पालन करना, अपनी पाठ्य योजना का पालन करना, बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना। बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखते हैं, दूसरे शिक्षकों और अभिभावकों को प्रभावित करना। हमें को किसी को प्रभावित नहीं करना, हमें दूसरे शिक्षकों को या हमें दूसरे शिक्षक या अभिभावक किसी को क्या करना है दोस्तों, हमें कंपटीशन नहीं करना, हमें किसी शिक्षक से कंपटीशन नहीं होता, क्योंकि हमें तो क्या करना है, बच्चों को सिखाना है ज्यादा से ज्यादा। बच्चों को क्या है, हमें ज्यादा से ज्यादा सिखाना है, हमें दूसरे शिक्षकों से कोई कंपटीशन कोई ना करना है। हमें दूसरे शिक्षकों से कंपटीशन करके क्या मिलेगा दोस्तों, हमें क्या करना है, अपनी स्किल लेवल को दोस्तों हमें बच्चों को सिखाना है, हमें बच्चों को सिखाना है। बच्चों के ब्रेन स्टॉर्मिंग को क्या करना है, हमें ज्यादा से ज्यादा उनकी सृजनात्मक शक्ति और जो अभिप्रेरित बच्चों को अभिप्रेरित करना है, ये सारा का सारा करना है। तो बच्चे जो क्लास में होते हैं, क्लास में सभी की बुद्धि क्या होती है दोस्तों, एक प्रकार की नहीं होती है। कोई मंद बुद्धि का होता है, कोई थोड़ा मीडियम होता है, कोई हाई बुद्धि का होता है। तो उनको क्या करना है दोस्तों, सभी को एक साथ लेकर चलना होता है, सभी को एक साथ लेकर चलना होता है, जो कि कोई पिछड़ ना सके। जो पिछड़े छात्र हैं वो पिछड़ ना सके, और जो हाई हैं उनको भी साथ लेकर चलना है। तो इसलिए क्या है दोस्तों, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना। कोई हाई लेवल का होता है, कोई मीडियम का होता है, और कोई लो लेवल का छात्र होता है। तो सभी को क्या दोस्तों, एक साथ लेकर चलना होता है। देखिए, शिक्षार्थियों की तर्क शक्ति का विकास करना। तो इसमें सबसे अच्छा जो आंसर है वो क्या है दोस्तों, हमारा सेकंड आंसर बिल्कुल राइट है। अब देखिए आगे चलते हैं, 80 क्वेश्चन। 80वां क्या है दोस्तों, खेल जो हम खेलते हैं प्रकरण के शिक्षण में शिक्षार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्न में से कौन सी शिक्षण युक्ति अधिक प्रभावी होगी, कौन सी शिक्षण युक्ति अधिक प्रभावी होगी। देखिए, शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग दिनों में अलग अलग खेल खिलाना, अलग अलग खेल खिलाना। और दूसरा क्या है दोस्तों, विभिन्न खेलों के खेल कार्ड दिखाना और उन्हें शिक्षार्थियों को दिखाना, और उन्हें क्या करना दोस्तों, शिक्षार्थियों को दिखाना। और अगला क्या है दोस्तों, शिक्षार्थियों को भीतर और बाहर शिक्षार्थियों को भीतर और बाहर खेले जाने वाले विभिन्न खेलों के नाम याद करना। दोस्तों ये इस प्रकार के ये क्या है दोस्तों, ये टैग वर्ड है, नाम याद करना। हमें कोई याद नहीं करवाना है, हमें रटाना नहीं, हमें कोई रोट लर्निंग नहीं करवानी है। हमें दोस्तों क्या नहीं करवानी है, रोट लर्निंग नहीं करवानी है, हमें कोई याद नहीं करवाना है। और आगे देखते हैं, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। शिक्षार्थियों को टेलीविजन पर खेल संबंधी कार्यक्रमों को देखने तथा उस पर आधारित सामान्य परियोजना कार्य करने के लिए कहना, उनसे कहना, ये भी बिल्कुल गलत है। ये भी क्या दोस्तों, गलत है। विभिन्न खेलों के लिए खेल कार्ड बनाना और उन्हें शिक्षार्थियों को दिखाना, इससे भी कुछ नहीं होता। शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना, ये बिल्कुल राइट आंसर, खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग दिनों में अलग अलग खेल खिलाना। जब दोस्तों क्या करना, उनको खेल खिलाना, उनको जब खेल खेलते हैं उनकी क्या हो जाएगी, अधिकतम भागीदारी हो जाएगी। दोस्तों जो हम खेल खेलते हैं प्रकरण के शिक्षण में शिक्षार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्न में से कौन सी शिक्षण युक्ति अधिक प्रभावी होगी। तो कौन सी अधिक प्रभावी होगी, जब उनको हम खेल खिलाएंगे, नए नए खेल खिलाएंगे, मैदान पर ले जाएंगे, तो उनको सारी की सारी जानकारी दोस्तों खेल खेल में क्या करेंगे, वो प्राप्त कर लेंगे। सारी की सारी जानकारी क्या दोस्तों, वो खेल खेल में प्राप्त कर लेंगे। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, बच्चों को नए नए खेल खिलाने चाहिए, नए नए खेल खिलाने चाहिए, और खेल खेल के माध्यम में उनको क्या करनी चाहिए दोस्तों, उनको सारी की सारी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, सारी की सारी जानकारी खेल खेल में ही देनी चाहिए, जिससे कि वो अच्छे से याद रख सकें, तो देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, हमारा 81वां क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा पर्यावरण की कक्षाओं में रूपांतरक आकलन का समुचित कार्य नहीं है। तो दोस्तों देखिए, पाठ में दी गई महत्वपूर्ण शब्द प्रणाली की परिभाषा की व्याख्या करना। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण की कक्षा में रूपात्मक फॉर्मेटिव असेसमेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सुटेबल फॉर्मेटिव असेसमेंट।
फॉर्मेटिव और एक समेटिव असेसमेंट। ये दोस्तों दो होते हैं, एक होता है फॉर्मेटिव और एक होता है समेटिव। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है दोस्तों, जो हम बीच बीच में जैसे कि हम बच्चों को पढ़ाते हैं, तो बच्चों को पढ़ाते समय क्या कभी भी हम उनका क्या लेते हैं दोस्तों, टेस्ट ले लेते हैं। कभी भी हम टेस्ट ले लेते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा जो हर महीने हर मंथली क्या होते हैं, यूनिट टेस्ट होते हैं। हर मंथली यूनिट टेस्ट होते हैं कक्षा में, कभी भी जब हम पाठ पढ़ाते रहते हैं और उनकी क्लास चलती है तो उसमें कभी भी हम उन बच्चों से क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो यही क्या होता है, हमारा फॉर्मेटिव असिस्टमेंट होता है। और एक होता है दोस्तों हमारा समेटिव। एक कौन सा होता है दोस्तों, समेटिव, सबमेटिव। एक होता है सबमेटिव असेसमेंट, यानी कि जब लास्ट में होता है, जब हमारा ईयर के लास्ट में होता है, जो हमारा सब कुछ पढ़ा दिया जाता है और जब लास्ट में एक एग्जाम होता है, एक होता है एक या हाफिली मान लो, और एक लास्ट में एक एग्जाम होता है, तो वो क्या होता है दोस्तों, हमारा समेटिव एग्जाम होता है। वो क्या होता है, हमारा समेटिव एग्जाम होता है। तो अब देखिए, रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य है नहीं है। पाठ में दी गई महत्वपूर्ण शब्द प्रणाली की परिभाषा की व्याख्या करना, बिल्कुल सही है, व्याख्या करना। क्योंकि दोस्तों हम जब कोई भी पाठ पढ़ाते हैं तो बीच बीच में हम सभी की क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं, सभी चीजों को हम बताते हुए बच्चों को चलते हैं, तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और आगे देखिए, दिए गए प्रयोगात्मक क्रियाकलापों को पूरा करना और उन्हें अवलोकन को दर्ज करना, उनको अवलोकन को दर्ज करना। परफॉर्म द गिवन प्रैक्टिकल एक्टिविटी एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, दिए गए प्रयोगात्मक प्रारूप के चिह्नांकन वाले आरेख बनाना, बिल्कुल सही है। आगे देखिए, जल प्रदूषण की हानियों के बारे में चर्चा करना, तो ये गलत है। ये क्या है दोस्तों, हमारा गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा चौथा आंसर सही हो जाएगा। डिस्कस डिसएडवांटेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन, तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा, इससे कोई लेना देना नहीं है। देखिए आगे देखते हैं, जीव जंतुओं पर 82 जीव जंतुओं पर आधारित पाठ को पढ़ाने के बाद शीतल कक्षा 4 के शिक्षार्थियों के लिए चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करती है। यह में शिक्षार्थियों की मदद करेगा। तो शिक्षार्थियों की किस चीज में ये मदद करेगा, तो दोस्तों क्या करेगा, ये देखिए, जीव जंतु संरक्षण के कौशल के विकास, जीव जंतु संरक्षण के कौशलों में विकास, और दैनिक समय सारणी की चर्या में बदलाव, कक्षा अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ना, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जब भी इस प्रकार का आपको आंसर मिले तो वो 100% एकदम राइट होता है। क्या करना है दोस्तों, कोरिलेट क्लासरूम लर्निंग टू रियल लाइफ सिचुएशन, कोरिलेट क्लासरूम लर्निंग टू रियल लाइफ सिचुएशन। जब रियल लाइफ से क्या करते हैं, हम उसको कोरिलेट करते हैं, क्या करते हैं, कक्षा अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ा जाता है। तो दोस्तों वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और एकदम बिल्कुल राइट आंसर होता है। तो इसको ये आप याद रखना है। आगे क्या है, जीव जंतुओं को पालतू कैसे बनाया जाए, इसके लिए प्रति संवेदनशील विकसित करना। तो इस प्रकार के ये ज्यादा कुछ नहीं है। जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है वो क्या है, ये है कि हमें कक्षा अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ा जाए। जैसे कि जो हम कोई भी पाठ पढ़ाते हैं, बच्चों को कुछ भी सिखाते हैं क्लास में, तो क्लास में तो हम सिखा देते हैं, लेकिन बच्चों को रियल लाइफ का पता नहीं होता है कि ये रियल लाइफ में इस प्रकार के हैं या नहीं है। देखिए, हमने कोई भी पाठ बच्चों को पढ़ाया, हमने जानवरों के बारे में बताया कि जानवर इस प्रकार से एक्टिविटी करते हैं, इस प्रकार से वो रहते हैं, इस प्रकार से वो खाते हैं, तो वो क्या हो गया दोस्तों, वो एक इमेजिन हो गया बच्चों के लिए। जब इमेजिन हो गया, तो उस इमेजिन को वो वहां पार्क में जाकर, चिड़ियाघर में जाकर उनको जानवरों को देखेंगे कि हाँ वो इस प्रकार से ही एक्टिविटी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो उनको क्या होगा दोस्तों, उनकी रियल लाइफ से कनेक्ट हो गया। फिर क्या हो गया, उनको रियल लाइफ से कनेक्ट हो गया। जब तो वो इमेजिन कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने चिड़ियाघर में जा करके देखा तो उनका क्या हो गया दोस्तों, उनकी रियल लाइफ से वो कनेक्ट हो गया। तो वो कभी भी उस चीज को भूल नहीं सकते। तो इसलिए क्या करना है, हमें रियल लाइफ से भी सारा का सारा चीज कनेक्ट करके चलना है, जिससे कि बच्चों की क्या हो सके, अच्छे से जानकारी मिल सके और सारा कुछ अच्छे से रियल लाइफ में वो
देख सकें, रियल लाइफ में देख सकें। देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 83। अगला क्वेश्चन है 83। शालिनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को पोषण पोषण यानी कि न्यूट्रिशन पर आधारित प्रकरण टॉपिक से परिचित करना चाहती है। तो उन्हें यानी कि क्या शालिनी क्या करना चाहती है, कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को न्यूट्रिशन पर आधारित यानी कि पोषण टॉपिक पर आधारित से परिचित करना चाहती है। तो उन्हें क्या करना चाहिए, देखिए श्यामपट्ट पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना, यानी कि ब्लैक बोर्ड पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना, पोषण तत्वों से भरपूर विभिन्न प्रकार के भोजन के उदाहरण देना। और आगे क्या है दोस्तों, तीसरा है हमारा विभिन्न प्रकार के भोजन को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना। और शिक्षार्थियों से कहना चाहिए कि वे अपने अपने टिप्पण बॉक्स खोलें, उन्हें उसके तत्वों का अवलोकन ऑब्जर्वेशन करें और उसके बाद उन्हें व्याख्या करनी चाहिए। बिल्कुल एकदम राइट आंसर है। तो दोस्तों इस श्यामपट्ट पर पाचन तंत्र का आरेख बनाने से भी बच्चों के प्रति क्या होगा दोस्तों, ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो सिर्फ रटेंगे। उससे क्या करेंगे दोस्तों, रटेंगे वो। पोषण तत्वों से भरपूर विभिन्न प्रकार के भोजन के उदाहरण देना। तो दोस्तों ये उदाहरण देने से भी कुछ नहीं होगा। विभिन्न प्रकार के भोजन को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना। तो दोस्तों चार्ट का प्रयोग कर देंगे, लेकिन उनका रियल लाइफ में इनका कोई प्रयोग नहीं है। जब हमारा ये इतना बढ़िया एकदम आंसर दे रखा है, शिक्षार्थियों से कहना कि वे अपने अपने टिप्पण बॉक्स खोलें, उनके तत्वों का अवलोकन करें और उसके बाद उनकी व्याख्या करनी चाहिए। क्योंकि जब उसके बाद क्या कर लेंगे दोस्तों, सारे का सारा वो भोजन के प्रति क्या है उनकी रियल लाइफ से वो कनेक्ट कर लेंगे, रियल लाइफ से उसको क्या कर देंगे दोस्तों, कनेक्ट कर देंगे। तब उसकी व्याख्या करी जाए तो वो उनको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाएगा, सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों देखिए आगे चलते हैं। आगे क्या है दोस्तों हमारा 84वां क्वेश्चन। रश्मि को देखिए 84वां क्वेश्चन। रश्मि को यह सिखाया जाता है कि वह प्रश्न पत्र बनाते समय निम्न चरणों का क्रम में नहीं है का अनुपालन करें। तो रश्मि को यह सिखाया जाता है कि वो प्रश्न पत्र बनाते समय किन किन चरणों का पालन करें। तो किन किन चरणों का पालन करें, तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, देखिए पहले प्रश्न लिखना, रूपरेखा डिजाइन करना, प्रश्न पत्र का संपादन करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना। तो सबसे लास्ट में क्या होता है दोस्तों, प्रश्न पत्र का संपादन करना। यानी कि सबसे लास्ट में तो क्या हो जाएगा, ये हमारा तीसरा हो जाएगा। सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा, तीसरा। तो तीसरा तो सब में दे रखा है, तीसरा तो दोस्तों सब में दे रखा है। और देखिए सबसे पहले क्या करी जाती है, रूपरेखा डिजाइन की जाती है। सबसे पहले क्या करी जाती है दोस्तों, रूपरेखा डिजाइन करी जाती है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारा, टू आ जाएगा। तो टू किस में दे रखा है दोस्तों, दूसरे ऑप्शन में ही दे रखा है। तो सबसे पहले हमें रूपरेखा डिजाइन करनी है, उसके बाद क्या करना है दोस्तों, ब्लूप्रिंट तैयार करना है, और फिर उसके बाद प्रश्न लिखना है, और उसके बाद क्या करना है, प्रश्न लिखने के बाद क्या करना है दोस्तों, प्रश्न पत्र का संपादन करना है, प्रश्न पत्र का संपादन करना है, यानी कि एडिटिंग द क्वेश्चन पेपर। देखिए इसमें सबसे पहले क्या करना है, इसमें देखिए इसमें कौन सा आ जाएगा, दूसरा। ये इंग्लिश में देखते हैं दूसरा, पहला दूसरा प्रिपेयरिंग द डिजाइन। सबसे पहले क्या करना है, डिजाइन करना है, उसके बाद प्रिपेयरिंग द ब्लूप्रिंट तैयार करना है, फिर राइट द क्वेश्चन करना है, और उसके बाद सबसे लास्ट में जो करी जाती है वो दोस्तों हमारी एडिटिंग करी जाती है। सबसे लास्ट में क्या करी जाती है दोस्तों, एडिटिंग करी जाती है। अब देखिए आगे देखते हैं 85वां क्वेश्चन। 85 में क्या है, हरप्रीत अपने शिक्षार्थियों को यह सुझाव देना चाहती है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए किस प्रकार एक व्यक्ति सबसे अच्छे संभावित तरीके से अपना योगदान दे सकता है, उनका सबसे बेहतर सुझाव हो सकता है। तो हरप्रीत अपने शिक्षार्थियों को यह सुझाव देना चाहती है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए किस प्रकार एक व्यक्ति सबसे अच्छे संभावित तरीके से अपना योगदान दे सकता है, उसका सबसे बेहतर सुझाव हो सकता है। तो दोस्तों देखिए क्या क्या सुझाव हो सकता है, आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करना, कार स्कूटर आदि जैसे व्यक्तिगत वाहन न रखें। तो न रखें ये तो
कोई भी बात नहीं है। घर से बाहर अक्सर आने जाने से बचें। तो दोस्तों आना जाना तो पड़ता ही है घर से बाहर। अपने व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित जांच, तो नियमित जांच से भी कुछ नहीं होने वाला है। तो दोस्तों इसका क्या आंसर होगा, आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करना, तभी क्या हो जाएगा, हमारा पर्यावरण संरक्षण हो सकता है। क्योंकि सब जब हमारे वाहन ही कम निकलेंगे, अपने वाहनों को जब बंद करा जाएगा और सार्वजनिक वाहनों से क्या करा जाएगा, प्रयोग किया जाएगा, तो रोड पर क्या करेंगे दोस्तों, वाहन कम निकलेंगे, जिससे कि पर्यावरण क्या होगा, हमारा संरक्षण होगा, प्रदूषण कम होगा। प्रदूषण क्या होगा, कम होगा, जिससे कि हमारा पर्यावरण संरक्षण हो सके। पर्यावरण क्या हो सके दोस्तों, संरक्षण हो सके। तो हमारा ये सबसे बेहतर आंसर है। अब देखते हैं अगला 86वां। 86वां क्या है, कक्षा 5 के शिक्षार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने का निम्न में से सबसे प्रभावी तरीका क्या है। निम्न में से सबसे प्रभावी तरीका क्या है, देखिए, अधिक हस्तपरक अनुभव प्रदान करना। अधिक हस्तपरक बिल्कुल भी नहीं करवाना है हमें। अगर ज्यादा हस्तपरक करवाओगे तो वो क्या हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे छात्र। क्या हो जाएंगे दोस्तों, बोर हो जाएंगे। लिखित कार्य में उन्हें अधिक अभ्यास करवाना, तो लिखित कार्य में भी उनको क्या करना, अधिक अभ्यास नहीं करवाना है, अधिक अभ्यास नहीं करवाना है। अक्सर इकाई परीक्षणों का आयोजन करना, हमें अक्सर इकाई परीक्षणों का भी आयोजन नहीं करना है। तो हमें लगातार वो कोई भी कार्य जो है लगातार तो बिल्कुल भी करना ही नहीं है। अब आगे देखते हैं, गहन जांच परक और कल्पना परक प्रश्न पूछना, बिल्कुल राइट। गहन जांच परक एंड कल्पना परक प्रश्न पूछना, आस्क प्रोविंग एंड इमेजिनेटिव क्वेश्चन। इमेजिनेटिव क्वेश्चन बिल्कुल राइट आंसर है, इमेजिनेटिव क्वेश्चन। तो अगर जो छात्रों में जिज्ञासा पैदा करनी है तो उनको क्या करना है, सबसे पहले उनको कल्पना परक और गहन जांच परक प्रश्न पूछना चाहिए। क्योंकि अगर जो वो कल्पना परक और गहन जांच परक से प्रश्न पूछेंगे तो उनके दिमाग की क्या होगी दोस्तों, सोचने की क्षमता क्या होगी, बढ़ जाएगी। सोचने की क्षमता बढ़ जाएगी। जब वो ज्यादा से ज्यादा सोचेंगे तो वो इंटरेस्ट लेंगे उस चीज में, क्या है दोस्तों, इंटरेस्ट लेंगे। जब वो इंटरेस्ट लेंगे तो उनको पढ़ाई में अच्छे से मन लगेगा, और वो जब मन लगेगा तो वो क्या करेंगे, और ज्यादा प्रश्न पूछेंगे, और ज्यादा गहन प्रकार से वो क्या करेंगे, इमेजिनेशन करेंगे। और प्रकार से क्या करेंगे दोस्तों, इमेजिनेशन करेंगे, जिससे उनको और ज्यादा पढ़ने में आनंद आएगा, और ज्यादा पढ़ने में आनंद आएगा। तो इस प्रकार से उनको क्या करना है, जिज्ञासा जागृत करने का सबसे प्रभावी तरीका है। देखते हैं आगे, देखते हैं 87वां क्वेश्चन। 87 क्या है दोस्तों, यदि एक महीने के लिए बिजली न हो तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा। यदि एक महीने के लिए बिजली न हो तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा। इस प्रश्न को पूछने का उद्देश्य है, देखिए, समुचित तरीके से बिजली का प्रयोग करने के प्रति शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाना, बिजली के स्रोतों के बारे में शिक्षार्थियों का आकलन करना, शिक्षार्थियों के कल्पना परक और चिंतन परक कौशल का विकास करना। बिल्कुल सही। देखिए ये कितना क्वेश्चन आता है, इस प्रकार से क्वेश्चन भर भर के आते हैं सीटेट में, इस प्रकार से क्वेश्चन भर भर के आते हैं। तो आपको क्या करना है, इस तरीके की क्वेश्चनों को एकदम, जो टैग वर्ड होते हैं उनको एकदम अच्छे तरीके से याद करना है, एकदम अच्छे तरीके से याद करना है, और देखना है, कोई आपको रटना नहीं है, सिर्फ क्या करना है, इमेजिनेशन करना है। आपको इसमें इमेजिनेशन करना है, बस सिर्फ आपका कौन सा राइट आंसर होगा आपको भी अपने रियल लाइफ से कनेक्ट करके करना है। ये सारा का सारा जब रियल लाइफ से कनेक्ट करेंगे, कि अगर जो हम एक टीचर हैं, बच्चों और टीचर को आप टीचर खुद समझेंगे अपने आप को, और सामने वाले को बच्चा समझेंगे, तो आप सारा का सारा एकदम अच्छे से कनेक्ट कर ले जाएंगे। आप सारा का सारा अच्छे से, सब कुछ अच्छे से कर ले जाएंगे, कोई भी आंसर आपका गलत नहीं होगा। तो देखिए, एक महीने के लिए अगर बिजली न हो तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा। इस प्रश्न को पूछने का उद्देश्य क्या है दोस्तों, शिक्षार्थियों के कल्पना परक और चिंता परक कौशल का विकास करना। क्योंकि अगर जब बिजली नहीं आएगी तो उन बच्चों से पूछा जाएगा कि अगर जब बिजली नहीं आती है तो फिर हमें क्या करा जाए। तो बच्चे क्या करेंगे, विभिन्न प्रकार के वो इमेजिनेशन करेंगे और कल्पना करेंगे, अगर जो बिजली नहीं आती है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें लैंप का प्रयोग करना चाहिए, हमें इस प्रकार से बिजली बनानी चाहिए, हमें उस प्रकार से हमें बिजली का वो संसाधन खोजने चाहिए। तो क्या उससे होगा, ब्रेन स्टॉर्मिंग होगा, उनकी सोचने की क्षमता एकदम बढ़ेगी। क्षमता क्या है दोस्तों, बढ़ेगी, इमेजिनेशन करने की क्षमता बढ़ेगी, और उनका
मेंटल लेवल भी बढ़ेगा, उनका मेंटल लेवल भी बढ़ेगा, चिंतन परक भी बढ़ेगा। तो हमें क्या करना है दोस्तों, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछने हैं जिससे कि बच्चों का चिंतन लेवल और कल्पना परक इमेजिनेशन का लेवल अलग ही हो, और वो क्या करें, ज्यादा से ज्यादा चीजों को सोच सके। हमें इस प्रकार के बच्चों को क्वेश्चन पूछना है, इस प्रकार से बच्चों से क्वेश्चन पूछना है। अब क्या है, शिक्षार्थियों की सामान्य जानकारी का आकलन करना। तो सामान्य जानकारी के आकलन का तो कोई मतलब ही नहीं है इसमें। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों, हमारा 88 क्वेश्चन है। 88 क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ में सर्वेक्षण और लेखन, सर्वेक्षण और लेखन, सर्वे एंड राइट, सर्वे एंड राइट, सर्वेक्षण करना यानी कि सर्वे करना, एंड राइट लेखन पर एक भाग का मुख्य उद्देश्य है। मुख्य उद्देश्य है, इसका क्या मुख्य उद्देश्य है, देखिए, शिक्षार्थियों की सामान्य जानकारी का आकलन करना, शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीजों को खोजें और सीखें। देखिए, हर एक प्रश्न में क्या आ रहा है, खोजें और सीखें, सब कुछ। ये देखिए, सीटेट में इसी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, सीटेट में इसी प्रकार के क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, और कोई ज्यादा कोई हार्ड नहीं आता है सीटेट का पेपर। सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर पेपर और इस प्रकार की जो पेडागोजी होती है वो एनसीईआरटी में आपको सब कुछ मिल जाएगी। तो हमने सब कुछ चला रखा है। जब देखिए, आपको कंटिन्यू के प्रीवियस ईयर पेपर भी मिलेंगे और सारी की सारी एनसीईआरटी की बुक से भी कवर कराएंगे, सब कुछ अच्छे तरीके से बताया जाएगा। सिर्फ आपको क्या करना है, हमारे चैनल पर लगातार बने रहना है, वीडियो को शेयर करते रहना है, और लाइक एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना बिल्कुल भी। चैनल को सब्सक्राइब क्योंकि दोस्तों बहुत ज्यादा मेहनत लगती है इस तरीके से वीडियो को बनाने में। तो प्लीज हमें भी मोटिवेशन तब मिलेगा जो आप क्या करेंगे, हमारी वीडियोस को लाइक करेंगे, कमेंट करके बताएंगे कि आपको किस किस प्रकार की और जरूरत है, हमें किस किस प्रकार से और थोड़ा सुधार करना चाहिए। तो हमें सारा का सारा कुछ क्या करेंगे, जो एनर्जी होती है, सारी की सारी एनर्जी जो है हमारी, वो कौन है, वो आप है, वो आप है। सारी की सारी एनर्जी हमें आपसे मिलती है। अगर जो आप ही एनर्जी नहीं देंगे तो हमें थोड़ा क्या है, मोटिवेटेड नहीं हो पाएंगे। अगर जो आप हमें मोटिवेटेड करेंगे, ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करके भर भर के बताएंगे कि इस तरीके से हमें जरूरत है, इस तरीके की हमें आवश्यकता है, तो सारी की सारी आवश्यकता आपकी पूरी करी जाएगी, सारी की सारी आवश्यकताएं आपकी पूरी करी जाएंगी इस चैनल पे। तो आपको डरने की, घबराने की, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हमारा एग्जाम में क्या होगा। सारा कुछ हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, सारा कुछ हम प्रोवाइड कराएंगे। सिर्फ आपको हमारे चैनल पर लगातार बने रहना है दोस्तों। देखिए, चलते हैं आगे। आगे क्या है, विषय की आधारभूत अवधारणा को सीखने में शिक्षार्थियों की मदद करना और शिक्षार्थियों के व्यवहारिक कौशल में सुधार करना। तो सबसे अच्छा जो हमारा आंसर है दोस्तों, क्या है हमारा, खोजें और सीखें। अब देखें 89वां क्वेश्चन दोस्तों, तो इसको छोटा कर लेते हैं। देखिए 89वां क्वेश्चन, 89वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, वृक्ष संरक्षण की अवधारणा, वृक्ष संरक्षण यानी पेड़ों के कंजर्वेशन, हमारे क्या ट्री कंजर्वेशन, वृक्ष संरक्षण की अवधारणा के बारे में शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए गुंजन निम्नलिखित क्रियाकलापों का आयोजन करती है। गुंजन क्या करती है ये दोस्तों, कि विभिन्न क्रियाकलापों का आयोजन करती है। देखिए क्या क्या है, प्रत्येक शिक्षार्थी को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना कि वे एक एक वृक्ष को अपनाएं और उनकी देखभाल करें। बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल क्या है दोस्तों, सही आंसर है। और आगे देखते हैं, वन संरक्षण पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना, बिल्कुल सही आंसर है। तो इसमें क्या पूछ रखा है दोस्तों, वृक्ष संरक्षण की अवधारणा के बारे में शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए गुंजन निम्नलिखित क्रियाकलापों का आयोजन करती है। अच्छे नीचे दे रखा है, वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने में ऊपर दी गई गतिविधियों में से कौन सी सबसे कम प्रभावी है। तो दोस्तों इसमें क्या दे रखा है, ये सबसे कम प्रभावी है, इसको भी आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। कभी आप ऐसा करें कि हाँ इसमें दे रखा है प्रोत्साहित करना, शिक्षार्थी को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना कि वे एक दूसरे एक वृक्ष को अपनाएं और उनकी देखभाल करें कि हाँ ये सबसे अच्छा आंसर है, और आप टिक लगाकर फटाफट
आ जाए। तो ये नहीं करना है आपको एग्जाम में। इसमें सिर्फ यही देखा जाता है, सीटेट के एग्जाम में यही सारी की सारी चीज आपकी देखी जाती है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको पूरा का पूरा पढ़ लेना है। तो सबसे कम प्रभावी कौन सा है, तो ये तो दोनों बहुत अच्छे आंसर हैं। आगे देखते हैं, वृक्षों पर आधारित पोस्ट निर्माण संबंधी प्रतियोगिता का आयोजन करना, ये भी। और आगे देखते हैं, शिक्षार्थियों को कटी लकड़ियों के भंडार दिखाना। तो दोस्तों कटी लकड़ियों के भंडार दिखाने से शिक्षार्थियों का कुछ नहीं होने वाला, शिक्षार्थियों का दोस्तों कुछ नहीं होने वाला। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। तो कौन सा आंसर हमारा ठीक है, फोर्थ आंसर ठीक हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्या है हमारा 90वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन 90 क्वेश्चन। देखिए 90 क्वेश्चन क्या है, कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को यदि यह समाप्त हो जाए, कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को क्या टॉपिक है, यदि यह समाप्त हो जाए पाठ पढ़ाने के बाद शीला प्रकरण के बारे में शिक्षार्थियों की समझ के स्तर के बारे में जानने के लिए एक परीक्षण प्रसारित करती है। तो दोस्तों क्या करवाती हैं, वो एक पाठ पढ़ाती हैं। यदि यह समाप्त हो जाए, टीचर ने पाठ पढ़ाया, यदि यह समाप्त हो जाए, तो पाठ पढ़ाने के बाद, वो टॉपिक पढ़ाने के बाद शिक्षार्थियों के समझ के स्तर के बारे में क्या करती है दोस्तों, जानने के लिए परीक्षण करती है। एक क्या करती हैं, वो एक उनका जो लेते हैं, जो टेस्ट लेती हैं, परीक्षण प्रसारित करती हैं। उसे यह जानकर आश्चर्य होता है कि बड़ी संख्या में शिक्षार्थी संबंधित अवधारणा को नहीं समझ पाए, संबंधित अवधारणा को नहीं समझ पाए। इसका मुख्य कारण हो सकता है, तो सभी के सभी जो विद्यार्थी हैं क्या नहीं कर पाए, उनकी संबंधित अवधारणा को नहीं समझ पाए। इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है, उसने प्रकरण को पढ़ाने के लिए सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया, शिक्षार्थियों का संज्ञानात्मक स्तर अच्छा नहीं था। ये तो बिल्कुल गलत आंसर है, ऐसा नहीं बोल सकते हम, शिक्षार्थियों का संज्ञानात्मक या कि चिंतन स्तर क्या है, अच्छा नहीं है। तो ये बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा। यह प्रकरण पाठ्य पुस्तक में शामिल किए जाने योग्य नहीं था, ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा कि वो योग्य नहीं था। तो अगर योग्य नहीं है तो वो पाठ्य पुस्तक में हमारा शामिल ही क्यों किया गया, यह बिल्कुल गलत आंसर है। शिक्षार्थियों को यह प्रकरण रोचक नहीं लगा, तो क्या सभी को ही रोचक नहीं लगा, क्या सभी को ही रोचक नहीं लगा, ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर ए हो जाएगा। उसने प्रकरण को पढ़ाने के लिए सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया, सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि उसको क्या करना चाहिए था, टीचर का फर्ज होता है, टीचर का ये एक उद्देश्य होता है कि जितने भी सारे के सारे विद्यार्थी हैं सभी पर पाठ पढ़ाते समय, पढ़ाई करते समय उन पर सभी पर क्या करी जाए, एकदम निगाह करी जाए कि कौन छात्र पढ़ रहा है, कौन छात्र अपना ध्यान पढ़ाई पर दे रहा है, कौन ध्यान नहीं दे रहा है। तो ये सारी की सारी जो एक्टिविटी क्लास में करी जाती है टीचर के द्वारा, उनको सभी कुछ ध्यान में रखना पड़ता है, सभी कुछ ध्यान में रखना पड़ता है। तो बच्चों को क्या है, वो अच्छे से समझा नहीं पाई, क्या है वो दोस्तों, अच्छे से पढ़ा नहीं पाई, वो उनकी पद्धति, पढ़ाने की जो पद्धति है वो क्या थी, गलत थी, जिसलिए बच्चों को क्या है, कुछ भी समझ में नहीं आया और वो टेस्ट में कुछ भी आंसर नहीं दे पाए, टेस्ट में कुछ भी आंसर नहीं दे पाए। तो इसलिए क्या है दोस्तों, उनकी जो पढ़ाने की जो टीचिंग स्किल थी वो गलत थी, वो क्या थी, गलत थी। उनको यही ध्यान नहीं था कि कौन बच्चा पढ़ रहा है, किस बच्चे का दिमाग किधर है, उसको कोई मतलब नहीं था, उन्हें सिर्फ पढ़ाना, अपना टॉपिक पूरा करना और चले जाना। तो ये टीचर का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। टीचर का उद्देश्य होना चाहिए कि सारे के सारे बच्चों को हमें साथ लेकर चलना और अच्छे से उनको दिमाग में उनकी रियल लाइफ से कनेक्ट करके और उनको अच्छे अच्छे उदाहरण देके रोचक तरीके से गा करके हमें क्या करना चाहिए, पाठ पढ़ाना चाहिए। हमें सारी की सारी पाठ योजना जो हम टीचिंग स्किल करते हैं इस प्रकार से हमें करनी चाहिए, जिससे बच्चे उसमें रुचि ले सकें, भाग ले सकें और बच्चों को सब कुछ समझ में आ सके। हमें इस प्रकार से अपनी टीचिंग स्किल रखनी चाहिए क्लासरूम में। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, ये थी आज की हमारी क्लास, जो कि किससे थी, हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वो किसका, ईवीएस का। तो दोस्तों मैंने आपको सब कुछ अच्छे से समझाया है, सब कुछ अच्छे से समझाया है। अगर जो आपको ये वीडियो कैसी लगी, सब कुछ आपको कमेंट करके बताना है, वीडियो कैसी लगी आपको, जो मैंने पढ़ाया है आपको समझ में आया या नहीं आया, सब कुछ एकदम अच्छे से कमेंट करके सब कुछ लिखना है। तो आपको और ज्यादा से ज्यादा क्या करना है दोस्तों, प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, हमारी वीडियो को
ज्यादा से ज्यादा सभी ग्रुप्स में शेयर करें। जो भी सीटेट का एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं 2022 में, सभी को क्या कर दें, शेयर कर दें, फटाफट एकदम धुआं धुआं कर दें, एकदम धुआं धुआं कर दें दोस्तों, सभी में शेयर कर दें, जिससे कि सभी क्या कर पाए, वीडियो को देख पाए, वॉच कर पाए। रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं। और हमारे चैनल को दोस्तों प्लीज आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करना मत भूलना। प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब मत करना भूलना, सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।